कार या बाइक चेज की सीन्स आपने फिल्मों में कई देखे होंगे, लेकिन असल जिंदगी में एक चोर के पीछे पुलिस पड़ी हो और चोर तेजी से भागता हुआ दिखाई दे और उसकी बाइक का पीछा करती पुलिस के पसीने छूट जाएं। आइए अब आपको जरा ये भी दिखा देते हैं। बाइक चेसिंग के ये दो वीडियो देखिए। दाईं ओर हॉलीवुड फिल्म टॉर्क का बाइक रेसिंग सीन है, जबकि बाएं ओर का वीडियो रियल लाइफ का नहीं बल्कि रियल लाइफ का है। सड़क पर रफ्तार की सीमा पर खतरनाक मोड़ पर भी बचकर निकल जाने का हुनर, पीछा कर रहे बाइक सवारों से बहुत आगे निकल जाने का जुनून, मौत को भी मात देने का मादा। अक्सर ऐसे स्टंट फिल्मों में देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्राजील की सड़कों पर एक शख्स ने चार पुलिस वालों को कुछ इस अंदाज में बाइक रेसिंग का कखाड़ा सिखाया कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। साओ पाउलो की सड़कों पर अंधाधुंध बाइक भगाता ये शख्स एक फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता है और जो लोग इस शख्स का पीछा कर रहे हैं वो साओ पाउलो पुलिस के अधिकारी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि इसने पूरे 4.5 मिनट तक एक नहीं बल्कि 4 साओ पाउलो पुलिस के जवानों को छकाया, वो भी तब जबकि इससे ज्यादा मॉडर्न बाइक्स पुलिस वालों के पास थे। हालांकि 4.5 मिनट की इस भागम भाग के बाद ये राइडर एक जगह अपना नियंत्रण खोता है और गिर जाता है। उसके फौरन बाद पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है। टीम न्यूज़ नेशन। अलकायदा का भारत का सरगना आसिम उमर अमेरिका के हमले में मारा गया है। ऐसा बताया जाता है कि यह लड़का उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। पढ़ाई भी की उसने उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के दारुल उलूम में इसकी पढ़ाई ने इसे एक लड़ाका और आतंकी बनाया। उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला लड़का दारुल उलूम देवबंद से पढ़ाई, पाकिस्तानी दारुल उलूम से ट्रेनिंग, सऊदी जाने का दावा, 15 साल की गुमशुदगी और अब अफगानिस्तान से आई एक खबर कि वो मारा गया। ये कहानी है उस लड़के की जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ और अफगानिस्तान में मारा गया। इसका नाम है सनाउल हक और आसिम उमर, पहचान संभल का निवासी, ओहदा अलकायदा का इंडिया सरगना। आसिम उमर अफगानिस्तान के हेलमांद प्रांत में मारा गया। 23 सितंबर को मूसा काला इलाके में हुए अमेरिकी फौज के हमले में अलकायदा का ये खूंखार आतंकी ढेर हो गया था, लेकिन अफगानिस्तान ने अब इसका खुलासा किया है। अलकायदा सरगना अयमान अल जवाहिरी की बनाई आतंकी तंजीम का सरगना और ग्लोबल टेररिस्ट रह चुके आसिम उमर के तार यूपी के संभल से जुड़ते हैं। संभल के इसी दीपा सराय मोहल्ले के घर में 4 दशक पहले सना उल हक का जन्म हुआ था। पढ़ाई लिखाई के बाद उसने विदेश जाने के लिए घर से पैसे मांगे थे और नहीं मिलने पर भाग गया था। पढ़ाई चल रही थी, पढ़ने गए थे और यहाँ कुछ चाहिए था कि सऊदी अरब जाना है मुझे, ये क्या कर गए। सऊदी अरब के लिए क्या कुछ पैसों की डिमांड करते जाने के लिए? हाँ, पैसों की डिमांड। सना उल हक और आसिम उमर के भाई बताते हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट वाले आए तो उन्हें पता चला कि सना उल हक मारा गया। अब आपको कैसे सूचना मिली थी? सुबह एलआई वाले आए थे, उन्होंने घर पर बताया। इस परिवार को पहली बार पता चला था कि सना उल हक पाकिस्तान चला गया है और आतंकी बन चुका है। इनका कहना है कि उसके बाद से उससे इनका कोई रिश्ता नहीं रह गया। दीपक कुमार, न्यूज़ नेशन, संभल। उमर के मारे जाने के बाद यह बात सामने आई है कि तालिबान से इंडिया कनेक्शन पहली बार स्थापित हो पाया है, और वो भी एक ऐसे गरीब लड़के का जो उत्तर प्रदेश के संभल का है। लेकिन देवबंद से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो आतंक के पायदान में बहुत ऊंचे आगे बढ़ते चले गए। खास करके अगर आप तालिबान की बात करें तो देवबंद और तालिबान का संबंध बहुत पुराना रहा है। आइए आपको दिखाते हैं कि देवबंद और तालिबान से कैसे आतंक के तार भी जुड़ते हैं। यूपी के संभल की इन गलियों से निकला लड़का दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के सरगना का खास कैसे बन बैठा? आज ये बड़ा सवाल है जिस पर देश में चर्चा हो रही है। वैसे सनाउल हक की परवरिश के बारे में बात करें तो संभल के सनाउल हक से अलकायदा के आसिम उमर बनने तक की कहानी ये है कि सनाउल ने संभल के हिंद इंटर कॉलेज में 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद संभल की रोजे वाली मस्जिद में हिफ्ज किया। आगे की पढ़ाई के लिए सनाउल हक देवबंद गया और 1991 में मौलवियत की डिग्री हासिल की। सनाउल के दारुल उलूम से पढ़ाई लिखाई का रिश्ता निकलता देखकर दारुल उलूम ने खास नाराजगी जताई है। दारुल में आते हैं लोग पढ़ने के लिए,
वो दारुल में से बाहर निकलकर क्या करें, दारुल के इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो दारुल में से बाहर निकल करके क्या करेंगे। लाखों की तादाद में अगर कोई मन बुद्धि आकर पढ़ने लग जाता है और उसका मन खराब हो जाता है या उसके समझ में वो तालीम नहीं आती जो उसको दी गई है, तो उसको किसी इदारे से नहीं जोड़ना चाहिए। ये कड़ी से कड़ी निंदा के लायक बात है कि दारुल उलूम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वैसे तथ्य ये भी है कि घर से भागने के बाद सनाउल हक पाकिस्तान पहुंचा था। वहां उसने नौशेरा के दारुल उलूम हक्कानिया में न जाने कौन सी पढ़ाई की कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बन गया। वैसे पाकिस्तान में जिस दारुल उलूम से सनाउल ने पढ़ाई की थी उसे पाकिस्तान में आतंकियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। पाकिस्तान की ऐसी ही यूनिवर्सिटी से तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर जैसे आतंकी पैदा हुए, तो जैश ए मोहम्मद का संस्थापक मसूद अजहर भी पाक में पढ़ा है। हरकतुल जिहाद अल इस्लाम का लीडर हरकतकारी सैफुल्लाह अख्तर, सिपाही सहाबा का नेता आजम तारिक, ये सारे आतंकी पाकिस्तान के कराची में मौजूद जामिया उलूम उल इस्लामिया के छात्र रह चुके हैं। इसलिए जब भी दारुल उलूम की पढ़ाई लिखाई की बात होती है तो शिक्षाविद सवाल उठाते हैं। आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया। वैसे देवबंद के दारुल उलूम का दावा है कि उनके यहाँ हर मजहब के धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। दीपक कुमार, न्यूज नेशन, संभल। और आइए एक ऐसी खबर आपको दिखाते हैं जो पूरे के पूरे पश्चिमी और उत्तर भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1400 किलोमीटर का 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जी हां, 1400 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा ये पूरा इलाका, जिसमें सिर्फ पेड़ लगाए जाएंगे ताकि रेगिस्तान न बने उत्तर भारत, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से आने वाली धूल भरी हवा हिंदुस्तान को प्रदूषित न करे। आइए आपको दिखाते हैं भारत सरकार की कितनी बड़ी और विस्तृत सोच है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो मुमकिन है कि 2030 तक आपको गुजरात से हरियाणा के बीच कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ सहारा की तरह ही अब हिंदुस्तान में ग्रीन वॉल का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। केंद्र सरकार ने पोरबंदर से लेकर पानीपत तक 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी ग्रीन वॉल बनाने का फैसला किया है। इस मेगा प्रोजेक्ट में अरावली हिल्स को भी कवर किया गया है, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में पानीपत तक फैली है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2030 तक 26 लाख हेक्टेयर जमीन में मिट्टी कटाव होने से बचाना है। ये ग्रीन वॉल पश्चिम और पाकिस्तान से आ रही धूल भरी हवाओं को रोकने के लिए एक बैरियर का काम करेगी। इस ग्रीन वॉल को थार के रेगिस्तान के पूर्वी तरफ से बनाना शुरू किया जाएगा। खराब होती मिट्टी, कम होते जंगल और बढ़ते रेगिस्तान को रोकने के लिए ये ग्रीन वॉल रामबाण साबित होगी। भारत में 96.4 मिलियन हेक्टेयर जमीन डिग्रेडेड कैटेगरी में है, जो कि भारत के कुल क्षेत्र का 29.3% है। 2016 में इसरो की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गुजरात, दिल्ली और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 50% से भी ज्यादा हिस्सा ग्रीन जोन से बाहर था और ये इलाके तेजी से रेगिस्तान में तब्दील होते जा रहे थे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर सितंबर में ग्रेटर नोएडा में यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन किया गया था। ग्रीन वॉल बनाने का आइडिया इसी कॉन्फ्रेंस से आया था। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे ड्रोन के जरिए पूरे पंजाब में आतंक फैलाने की एक बहुत बड़ी कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन पंजाब के कई इलाकों में, खास करके सीमावर्ती इलाकों में देखे जाते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल हथियार गिराने के लिए भी पंजाब में किया जा चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के खोले जाने के ठीक पहले ड्रोन्स की लगातार मौजूदगी बताती है कि पाकिस्तान कुछ बड़ी आतंकी गतिविधि करने के फिराक में है। ये मशीनी विध्वंसक आसमान से जासूसी भी करता है और साथ ही अपने आका के इशारे पर विध्वंसक भी लेकर निकलता है। अब इस ड्रोन को आतंकिस्तान ने अपना हथियार बनाना शुरू कर दिया है, जिसके रडार पर है पंजाब की धरती, जहां वो बारूद की खेती करने का मंसूबा पाले हुए है। खालिस्तान की आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए वो लगातार सरहद पार कर रहा है।
खबर है कि फिरोजपुर के हुसैनीवाला भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। पिछले 2 दिनों में कई बार ड्रोन को पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर देखा गया है। बीएसएफ और फिरोजपुर पुलिस की टीम ने सीमा से सटे इलाके हुसैनीवाला के खेतों का एक एक कोना छाना है और इसी इलाके में सोमवार रात बीएसएफ ने 4 बार पाकिस्तानी ड्रोन को देखा है। ड्रोन बीएसएफ ने कल रात ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 4-5 ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੈਟ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ बीएसएफ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ दोबारा कर रहे हैं। बाकी ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ खुफिया सोर्स लगा के भी जानकारी एकत्र की जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार पंजाब को टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जवानों ने हुसैनीवाला के BOP-H के टावर एरिया में ड्रोन जैसी चीज को भारत की सीमा में घुसते देखा था। ये ड्रोन सीमा में करीब 1 किलोमीटर तक घुसाए थे, लेकिन कुछ ही देर बाद ये ड्रोन वापस पाकिस्तान की सीमा में चले गए। फिरोजपुर के ही बस्ती रामलाल इलाके में भी एक ड्रोन को देखा गया। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के लॉन्च पैड पर बैठे आतंकी ड्रोन के जरिए बॉर्डर एरिया में बड़ी आतंकी साजिश रचने की फिराक में हैं। और इसी खतरे को ध्यान में रखकर हिंद के रणबांकुरे पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। भले ही ऑटो सेक्टर में जबरदस्त मंदी की मार हो और लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे हों, लेकिन अगर एलन मस्क की हम माने तो अब एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार आ रही है जिसमें बैठने के बाद उसकी खूबियों को देखते हुए आपका मन करेगा कि भाई ऐसी कार तो एक नहीं 4-5 खरीद ली जाए। ...412 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड, 2000 हॉर्स पावर की ताकत, एलन मस्क की टेस्ला से भी तेज। ये है द रीमेक C2, जो अपनी खूबियों के चलते दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। इस कार को बनाया है क्रोएशिया के 31 साल के इंजीनियर मैट रीमेक ने। द रीमेक C2 इलेक्ट्रिक कार है, लेकिन इसकी खूबियां किसी भी स्पोर्ट कार को मात दे सकती है। मैट को क्रोएशिया का एलन मस्क कहा जाता है, पर अब मैट की इस कार को मस्क की टेस्ला से भी तेज बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड ये टेस्ला से आधे सेकंड से कम में पा लेती है। यानी इलेक्ट्रिक कार के सेगमेंट में मैट अब एलन मस्क से बड़ी लकीर खींचने के लिए बेताब है। मैट की द रीमेक C2 एक बार चार्ज करने पर 340 मील यानी 547 किलोमीटर का सफर तय करती है। द मस्क C2 में 4 परमानेंट मैग्नेट मोटर इस्तेमाल किए गए हैं। इस कार में फेस रिकॉग्निशन की टेक्निक का इस्तेमाल भी हुआ है। इस कार को ड्राइवरलेस कार की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ड्रीम कार बनाने वाले मैट रीमेक पहले एस्टन मार्टिन कार्स के लिए बैटरीज बना चुके हैं और अब खुद कारों की दुनिया में अपना डंका बजा रहे हैं। रीमेक के हुनर का लोहा वोल्क्सवैगन भी मानती है और तभी रीमेक की कंपनी में वोल्क्सवैगन ने 6% हिस्सेदारी ली है। टीम न्यूज़ नेशन। आमतौर पर हम और आप ओवर स्पीडिंग तभी करते हैं, यानी कि गाड़ी बहुत तेज तभी चलाते हैं जब हम बहुत जल्दी या हड़बड़ी में होते हैं। लेकिन अगर आपको फाइन न लगाया जाए और आपसे यह कहा जाए कि भाई आपने ओवर स्पीडिंग की है, अब जरा गाड़ी किनारे लगाइए और 3 घंटे तक गाड़ी में बैठे रहिए, इससे ज्यादा बड़ी सजा कुछ हो सकती है क्या? देखिए कैसे विदेश में इसे बड़े पैमाने पर आजमाया जा रहा है। हिंदुस्तान में हो गया, मजा ही आ जाएगा। कार में इंतजार करते लोग और सामने स्क्रीन पर चलती उल्टी गिनती। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में क्या समानता है। दरअसल स्क्रीन पर दिखने वाला समय ही कार में बैठे लोगों की सजा है। जी हाँ, एस्टोनिया की ट्रैफिक पुलिस ने जरूरत से ज्यादा तेज कार ड्राइव करने वालों को सबक सिखाने का एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। ओवर स्पीडिंग का दोषी पाए जाने पर ड्राइवर को सजा के तौर पर अपनी गाड़ी रोककर उसमें 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक बैठना पड़ेगा। दरअसल इसके पीछे पुलिस का तर्क है कि लोग या तो शौक के चलते गाड़ी तेज चलाते हैं या फिर समय बचाने के लिए। ऐसे लोगों के लिए समय की बर्बादी की सजा ही सबसे कारगर साबित होगी। स्क्रीन पर जो काउंटडाउन चल रहा है वो ये बता रहा है कि ओवर स्पीडिंग के दोषियों की कितनी देर की सजा और बाकी है। हालांकि ओवर स्पीडिंग पर चालान का भी प्रावधान है, लेकिन एस्टोनिया ट्रैफिक पुलिस की इस मुहिम से लोग जागरूक भी हो रहे हैं
पुलिस लोगों को समझा रही है कि गाड़ी तेज चलाना न सिर्फ राहगीरों के लिए खतरनाक है, बल्कि खुद के लिए भी जोखिम भरा है। टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे सरकार और आम जनता के बीच में दक्षिण अमेरिका के इक्वाडोर में ऐसी भिड़ंत है जो कि वाकई में लोगों की आंखें खोल रही है। तेल में सब्सिडी खत्म किए जाने से नाराज जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। धधकते आग के शोलों के बीच आंसू गैस के गोले दागती पुलिस और फायरिंग के साए में प्रोटेस्ट करती आवाम। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो में सरकार ने नाराज जनता के खिलाफ मोर्चा संभाला है। ताकत आजमाइश में दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं। सड़क पर जमा भीड़ सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है, पुलिस पर पत्थर फेंक रही है और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही है, फायरिंग कर रही है और घोड़े पर सवार होकर मार्च भी निकाल रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद क्वेटो की सड़कें लाल हो रही हैं। इक्वाडोर सरकार के पेट्रोल और डीजल से जुड़ी सब्सिडी खत्म करने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम 120% तक बढ़ गए और जनता प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गई। तेज होते विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए राष्ट्रपति लेनिन मोरेनो ने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन आपातकाल लगने के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए। देश के कई हिस्सों में हो रही सरकार विरोधी प्रदर्शनों से 17 मिलियन की आबादी वाला ये मुल्क ठहर सा गया है। पब्लिक